माता की जय। भारत माता की जय। कंडोलिया महाराज की जय। कंडोलिया महाराज की जय। पौड़ी में आयोजित आज बजट पूर्व संवाद में मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के बहुत ही सरल और सहज विधायक जो लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत रहते हैं पौड़ी के लिए श्री राजकुमार पौड़ी जी, सचिव दीप जावलकर जी और कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल किशोर रावत जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष जी रचना जी, हमारे सभी मेयर शंभू जी, आरती जी और अनीता जी, तीन ही है ना। अच्छा शैलेंद्र जी, हाँ शैलेंद्र जी आज उसमें आ गए ना। एक्चुअली में मैं पहले भी थोड़ा वो हो गया। आज आपकी ड्रेस जो है शैलेंद्र जी और सभी हमारे आए हुए सभी उद्यमी, नगर पालिका परिषद की यहाँ की अध्यक्ष हिमानी जी, आयुक्त गढ़वाल श्री विनय शंकर पांडे जी, राजीव स्वरूप जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जी, सभी हितधारक, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी महानुभाव, हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें, विभिन्न उद्योग समूह से, अन्य समूह से, हमारे कुलपति जी श्री जोशी जी और सभी आज इस अवसर पर यहाँ पर आए हुए राजीव स्वरूप जी, आईजी गढ़वाल, हमारे सभी अधिकारीगण, अनुराधा जी, सौरभ जी, जिलाधिकारी जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अन्य विभागों से भी आए हुए सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आप सभी प्रतिनिधिगणों का आज इस संवाद में शामिल होने के लिए आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज तो मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आज आप सबके सुझाव लेने थे और कोशिश करी कि हमने सभी के सुझाव लें, लेकिन काफी सारे अच्छे सुझाव आए और बड़े व्यवहारिक सुझाव आए। सच में ऐसा लग रहा था कि अभी दिलीप जी आप अगर सब में हाँ करते जाते तो मैं यहीं पर जो है सबको जो है स्वीकृति देते जाता। क्यों विक्की भाई, ठीक है ना? पैनोली जी ने भी देखे उतना अच्छा सुझाव दिया वहां से सबने, और सभी के एक से एक अच्छे, और मैं इसको कहूं कि बहुत व्यवहारिक सुझाव आप सब लोगों ने दिए हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा और शुरुआत में श्री दिलीप जावलकर जी ने बहुत कम शब्दों में जब उन्होंने अपनी बात रखी, तो ये हम लोगों ने 2022 से इस प्रकार का एक काम शुरू किया कि जब भी बजट बने, बजट से पहले हमारे विभिन्न आयामों में काम करने वाले अनेक प्रकार के सामाजिक काम, राजनीतिक क्षेत्र में काम, विभिन्न संगठनों के माध्यम से व्यापार करने वाले लोग, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले, उद्यम के क्षेत्र में काम करने वाले, हमारी महिला स्वयं सहायता समूह और ऐसे सभी जो लोग धरातल पर काम करते हैं। अनेक चुनौतियां उनके सामने काम करने में आती हैं, अनेक लोगों की परेशानियां उनको देखने को मिलती है, उनको जब उनके बीच में जाते हैं तो समझ में आती है। तो क्यों ना एक ऐसा संवाद किया जाए, क्योंकि राज्य का जो बजट होता है वो बजट पूरे राज्य की विकास की जो दिशा होती है उसको तय करता है। तो इस प्रकार के सभी लोगों का सुझाव उसमें आ जाए और हमारा प्रयास रहता है कि भाई उनको बजट में शामिल किया जाए। इसी को लेकर पिछले दिनों 7 तारीख को इसी माह हमने सीमांत क्षेत्र चंपावत के बनबसा में कुमाऊं क्षेत्र के कुमाऊं मंडल के सभी जिस प्रकार आप लोगों का यहाँ पर समूह आया है, उसी प्रकार के समूह के साथ वहां भी लगभग 2.5-3 घंटे तक वहां भी हम लोगों ने वार्ता की। सभी ने वहां भी काफी अच्छे सुझाव दिए थे
और इसी प्रकार यहाँ पर भी बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। और इसके कारण से जो बजट है उसको जन जन की अपेक्षाओं का जो दस्तावेज बनाना है उसमें आपके अनुभव भी आ गए हैं, मार्गदर्शन भी आया है और आपके जो अमूल्य सुझाव मिले हैं। सच में मैं तो आज भाषण देने नहीं, इसको आत्मसात करने आया हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जहां हमारे सभी प्रकार के लोगों ने बहुत शानदार सुझाव दिए और हमारी महिलाओं ने तो गजब कर दिया, जिसकी मैं हर जगह जो है बात करता हूं। मातृशक्ति की रचना जी ने शुरू करी और हमारी अन्य भी तीनों लोगों ने अपने की बात भी करी और राज्य की भी बात करी, तो सच में बहुत शानदार था। भाइयों बहनों, सामान्यतः जो बजट है इसको आंकड़ों, फाइलों और जटिल वित्तीय शब्दावली का केवल दस्तावेज माना जाता है और बहुत बार तो मैं ही जो है लगभग 15 साल मुझे होने वाले हैं इस व्यवस्था में काम करते करते, सीधे सीधे हर बार बजट प्रस्तुत होता है और हर बार हम भी कभी 5वां साल तो ये हमको इसी जिम्मेदारी पर हो गया, लेकिन अभी भी कई बार बहुत सारा इतना वो होता है, कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं पांडे जी इसको कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं समझता हूं कि ये बहुत अलग प्रकार का विषय है, तो हमने कोशिश करी है कि इसको थोड़ा सरल कैसे बनाया जाए। डॉक्टर साहब, सरल कैसे हो, ये आम जनता का बजट कैसे बने। तो प्रधानमंत्री जी ने भी शुरू किया देश भर में कि भाई बजट से पहले भी, बजट के बाद भी, कि लोगों को बताया जाए कि इस बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उनके लिए कौन कौन से इसमें आगे बढ़ने के रास्ते दिए गए हैं, क्या क्या लाभार्थी योजनाएं हैं, देश के लिए क्या हो रहा है, किसानों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, सीमांत क्षेत्र के लोगों के लिए क्या है, अभी हमारी नगर पालिकाएं और नगर निगमों के लिए क्या है, या जो त्रिस्तरीय हमारे पंचायतें हैं उनके लिए किस प्रकार का बजट हो। तो इसलिए हमने संकल्प लिया कि हमारी सरकार इसको केवल बंद कमरों में नहीं रखेगी, बंद कमरों की बजाय इसको खुले संवाद के और व्यापक विचार विमर्श से, सबकी सहभागिता से इसको हम तैयार करेंगे। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये केवल एक नारा नहीं है, ये बजट की एक उसके निर्माण की आधारशिला है जहां से तैयार होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितना मैं सोचता था इस बात को, तो हमारे जावलकर साहब ने भी इसको जो है पूरे वित्त विभाग को लेकर सच में वो खुद भी जो है अपनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं। आपने देखा होगा जैसे जैसे आप लोग बोल रहे थे मैं भी नोट कर रहा था और ये भी अपने कंप्यूटर में डाल रहे थे वहां पर। ये टेक्नोलॉजी का ज्यादा अच्छा यूज कर रहे थे और सारा इन्होंने लिख दिया। और मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपके सुझाव बहुत ही बहुमूल्य है और आज का ये जो संवाद है, हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उस जीवंत कार्यशैली का एक उदाहरण है कि भाई सभी लोगों ने अपनी बात रख दी। हालांकि कुछ लोग मुझे लगता है कि और बात रखना चाहते थे, शायद अभी उनको नहीं मिल पाया, समय नहीं मिल पाया या नहीं रख पाए, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अपने सारे के सारे जो है सुझाव आज भी दे सकते हैं। अगर 1-2 दिन बाद देना चाहें तो 1-2 दिन बाद भी, जहां भी जिस जनपद में भी देना चाहें, जिलाधिकारी जी, पांडे जी, आप लोग भी व्यवस्था कर लें, यहाँ के सबके सुझाव हमको मिल जाएं, तो किसी का भी बहुमूल्य सुझाव कहीं छूटना नहीं चाहिए। और ये केवल एक सुझाव लेने का ही नहीं, एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, संक्षिप्त जरूर है कि भाई 2-3 घंटे में बहुत सुझाव नहीं लिए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा इस पर विस्तार से चर्चा भी नहीं हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो यहाँ पर लोग आए हैं उसको मैं कह सकता हूं कि एक टीम उत्तराखंड की भावना को सशक्त करने वाले लोग हैं। और एक क्रीम है, जो एक क्राइटेरिया तय किया गया है, वो क्रीम है जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और टीम उत्तराखंड की जो सामूहिक सोच है उसको दिशा देने का एक मंच भी है। भाइयों बहनों, पिछले वित्तीय वर्ष में जैसा दिलीप जावलकर जी ने बताया कि उत्तराखंड का बजट पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया था। और कहां 4000 करोड़ से हमारा राज्य का
ये बजट प्रारंभ हुआ और उसमें ऐतिहासिक रूप से लगातार हम लोग प्रगति करते गए और इस बार के बजट में हर बार 10% बढ़ जाता है, तो इसमें 10% और ऐड आने वाला जो हमारा मार्च के महीने में बजट है उस बजट में हो जाएगा। और ये केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि ये हमारी आर्थिक मजबूती, वित्तीय अनुशासन और विकास किस गति से, तीव्र गति से हो रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जीएसडीपी हमने 2022 में राज्य की दुगना करने का लक्ष्य लिया था, ये संकल्प लिया था और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हम अपने लक्ष्य को उसमें प्राप्त कर गए हैं। लगभग हम जीएसडीपी को प्राप्त कर गए हैं और चाहे वो राज्य को राजस्व सरप्लस की स्थिति में बनाए रखना हो या पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी करनी हो। 2019-20 में जहां पूंजीगत व्यय, जिसमें आप सब लोग काम करते हैं, नगर पालिकाओं में, जिला परिषद में, अन्य हमारे माननीय विधायकगण, अन्य जो योजनाएं चलती हैं सरकारी, हमारे जिला प्लान से लेकर सारी चीजें जिसमें होती हैं अवस्थापना में, अगर मैं कहूं तो पहले 19-20 में ये हमारा 5,000 रुपये करोड़ का था और अब ये बढ़कर 11,000 करोड़ से अधिक हो गया और आज हम लगभग 30-40 हजार करोड़ रुपए का काम प्रत्येक वर्ष कर सकते हैं। इस दृष्टि से अगर आप सोचेंगे तो हम सबको उत्साहित होने का भी जो है ये मौका है कि आंकड़ों से ही नहीं, व्यवहारिक रूप से भी। और वहीं हमारे पड़ोस में हमारा ही जैसा राज्य हिमाचल भी है, वहां की स्थिति के बारे में भी थोड़ा हमको जानकारी होनी चाहिए। एक समय में लोग कहते थे कि हमको जो है हिमाचल को देखना चाहिए, कहते थे कि नहीं कहते थे? कौन बताएगा? कहते? जोशी जी आप बताओ, कहते थे ना? लेकिन अभी वहां के लोग कहते हैं कि अब उत्तराखंड को देखिए, उत्तराखंड किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने तेज गति से प्रगति की है और ये हमारा ये सब आंकड़े, ये सब हमारा जो भी काम है, ये दर्शाता है कि हम केवल खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के उत्तराखंड के लिए एक सुनहरा उत्तराखंड बने, हर दृष्टि से अच्छा उत्तराखंड बने, उत्तराखंड देश का प्रमुख राज्य बने, उस दृष्टि से हम निवेश भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए। लेकिन मैं आज आप सबसे यह कहना चाहता हूं कि हमारा आगामी बजट आकार में बड़ा होने के साथ साथ प्रभाव में व्यापक और परिणामों में भी ठोस होगा। हम पूरी तरह से उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपके सुझाव ले रहे हैं, अन्य तैयारियां भी हम कर रहे हैं। और ये हमारा जो बजट है ये आउटकम आधारित बजट होगा, जिसमें प्रत्येक योजना का उद्देश्य होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी और जिस योजना के लिए ये बजट प्रावधानित किया गया है, यानी कि जिस योजना के लिए बजट यहाँ पर स्वीकृत हो रहा है कि उस योजना में उस व्यक्ति को, उस स्थान को वो बजट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी निर्धारित होगा और परिणाम स्पष्ट हों। इस बजट में यह भी हम लोग प्रावधान करने वाले हैं और जहां पर भी आवश्यकताएं होंगी, जहां पर जरूरत है, वहां पर हम योजनाओं के लिए रीडिजाइनिंग करेंगे, रीस्ट्रेचिंग, इसका भी हम साहस भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि माने जहां जरूरत है वहां पर कम नहीं, जहां कम वहां हम, जैसे कहते हैं। तो इस प्रकार की सोच के साथ इस बजट को हम आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में हमारे जो व्यापारी बंधु हैं, उद्योगपति हैं, एमएसएमई क्षेत्र हैं, इन सभी की बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये आप सब लोग जो इन क्षेत्रों में काम करते हैं केवल करदाता नहीं है, टैक्स पेयर नहीं है केवल, इसके साथ साथ आप विकास के सह निर्माता भी हैं। आपके कारण से आपकी तरक्की होगी तो निश्चित रूप से विकास भी आगे बढ़ेगा, आपकी इंडस्ट्री अच्छी चलेगी, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, तो वो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो राज्य भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। पर्यटन का क्षेत्र है, होम स्टे है, होटल उद्योग है, स्टार्टअप्स है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग है। हमारे प्रदेश में ये सब रोजगार सृजन के प्रमुख स्तंभ हैं और इनसे लोगों को काफी उनकी आजीविका चलती है, आजीविका के साथ लोगों का रोजगार चलता है। हमारा प्रयास है कि इन क्षेत्रों को और अधिक मजबूत किया जाए, यानी सर्विस सेक्टर को
और अधिक प्राथमिकता देते हुए हम इसको और अधिक मजबूत करें। और हमारा प्रयास है कि कर ढांचा ये भी सरल हो, पारदर्शी हो और लाइसेंसिंग प्रक्रिया समयबद्ध हो और वित्तीय पहुंच सुगम बने, लोगों को कठिनाई न हो। क्योंकि सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि, ये पहले दिन से मैंने जिस दिन राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, उसी दिन से संकल्प लिया था कि हर चीज का सरलीकरण करना है। और मैं अपने अधिकारी गणों से भी अक्सर जब मैं उनसे बात करता हूं तो मैं उनसे कहता हूं कि हमारे पास हमेशा 100 रास्ते समाधान के हैं और 100 रास्ते बहानों के हैं। ये हमें तय करना है, हमें प्राथमिकता हमें अपनी तय करनी है कि हम समाधान की ओर जाएंगे या हम बहानों की ओर जाएंगे। क्योंकि बहानों से काम नहीं चल सकता है, केवल बातों से भी काम नहीं चल सकता है, काम करके दिखाना होगा हमको। और जब हम काम अच्छा करेंगे तो मुझे लगता है कि बातें ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति नहीं बोलता है, कोई भी सरकार हो या व्यक्ति हो या संस्था हो, कोई भी हमारा प्रतिनिधि हो, वो काम करेगा तो उसका काम दिखाई देगा, वो काम करेगा तो उसका काम बोलेगा, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा प्रयास है भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड निवेश के लिए भी अनुकूल राज्य बने और उद्योगों के लिए एक प्रतिस्पर्धी और युवाओं के लिए अवसरों से भरपूर राज्य बने। हमारे बच्चों को बहुत सारे कामों के लिए बाहर देश दुनिया में न जाना पड़े, कुछ काम उनको यहीं पर मिल जाए, ऐसा माहौल भी हम यहां पर बनाएं। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि इन्वेस्टमेंट समिट जिसका आयोजन हमने 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देहरादून में आयोजित किया था और 3,56,000 करोड़ के उस समय एमओयू हुए थे और 3,56,000 करोड़ के एमओयू में से 1 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू अभी हमारे धरातल पर उतर चुके हैं, उस पर ग्राउंडिंग पर काम चल रहा है, उसमें बड़ा रोजगार भी सृजन हुआ है, वो आगे भी बढ़ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं अभी किसी का देख रहा था, वहां रुड़की भगवानपुर से उन्होंने कुछ मुझे कहा तो उसको मैंने नोट किया है, उसको देखेंगे हम कि कहीं पर अगर कोई चीज पर दिक्कत आ रही है या कोई परेशानी हो रही तो उसका कैसे समाधान हो। यहां उपस्थित हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वित्त विशेषज्ञों से भी मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आप राज्य की जो वित्तीय सेहत है उसके भी आप, फाइनेंशियल हेल्थ के भी आप डॉक्टर हैं, आप प्रहरी हैं उसके भी। और जो राजकोषीय अनुशासन है, कर आधार का विस्तार है, डिजिटलीकरण, टैक्स है, कंप्लायंस है, इन क्षेत्रों में आपकी व्यवहारिक सलाह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और जो बड़े बड़े उद्योग वाले लोग होते हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, वो जानते हैं, वो तो बिना इनके कोई काम नहीं करते, बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोई काम नहीं करते। उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले सब बनाता है और उसके बाद ही वो उद्योग और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो क्यों पैनोली जी, सही कह रहा हूं मैं? तो आपकी जो स्पेशलिटी है, आपकी जो विशेषज्ञता है, जो अनुभव है इस क्षेत्र का, वो हम वित्तीय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, आधुनिक और मजबूत कैसे बना सकते हैं, जरूर आपकी राय भी इसमें आनी चाहिए। और आप लोग भी चूंकि राज्य के हमारे प्रमुख वो हैं, प्रमुख नागरिक भी हैं और हितधारक भी हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड का भविष्य कृषि, बागवानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में भी आप लोगों के काफी सुझाव आए हैं। फार्म मशीनरी बैंक के बारे में, जैसा मुझे लगता है हमारी डॉक्टर सविता जी ने कहा कि फार्म मशीनरी बैंक केवल एग्रीकल्चर में चलता है, हॉर्टिकल्चर में नहीं चलता है। तो हम लोग देखेंगे, इसकी भी समीक्षा करेंगे कि इसमें दिलीप जी, ये एक अच्छा सुझाव था, तो आपने नोट भी कर लिया था, मैंने बात हुई थी। तो इससे हम चाहते हैं कि हमारे किसान जो खेती करते हैं, किसानी करते हैं या उद्यान के क्षेत्र में काम करते हैं, वो सभी समृद्ध बने, हमारे सभी गांव आत्मनिर्भर बने।
हमारा जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग लिंकिंग, इस पर विशेष फोकस है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान अब केवल उत्पादक न रहे बल्कि उद्यमी भी बने, साथ में उद्यम भी बढ़ाए, इसके साथ साथ रोजगार प्रदाता भी बने। हमारी प्राथमिकता है छोटे किसानों को बाजार तक सीधी उनकी पहुंच हो, सीधी पहुंच मिले, उनके उत्पादों की अच्छी मार्केटिंग हो, अच्छी ब्रांडिंग हो, अच्छा उनका विपणन का अवसर मिले और डिजिटल प्लेटफॉर्म इन सभी के उपयोग बढ़े। और बहुत सारे, चूंकि हमने कहा था राज्य के हर जिले में, हर स्थानों पर, हर ब्लॉक में जो है ऐसे अवसर जो है हमारे किसानों के लिए भी मिलने चाहिए, हमारी स्वयं सहायता समूह की जो बहनें हैं जो अच्छे उत्पाद बनाती है उनके लिए भी मिलने चाहिए। उस पर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी जैसी योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारा प्रयास है कि इस योजना के द्वारा और अधिक, लगभग 2 लाख बन चुकी हैं अभी तक। एक इतिहास बना दिया है हमारी राज्य की बहनों ने। 2 लाख के लगभग जो है अभी तक हमारी बहनें जो है लखपति दीदी बन गई हैं और लखपति दीदी बनानी है। हम इस बार के बजट में स्वरोजगार से महिलाओं की आय में वृद्धि कैसे हो, उनकी आजीविका कैसे बढ़े, उनकी सुरक्षा और उनका सशक्तिकरण कैसे हो, उस पे इस बार बजट में हम उसको करना चाहते हैं। इसके बार के बजट में उसका प्रावधान करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने नजदीक से देखा है, आप सबने भी देखा होगा, जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है तो कई बार भगवान थोड़ा कठिन समय देता है, फिर दिखाता है, पहले दिखाता है, फिर जो है उसको जो है शोधित करता है, शोधित करने के बाद फिर जो है वो अच्छा सा दिखा देता है। और कई बार लोगों को शुरू से ही बड़ी कठिनाई होती है और किसी को कठिनाई नहीं होती है, लेकिन उसको भी कुछ सीखने का अवसर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा पहाड़ की जो हमारी मातृशक्ति है, माताएं बहनें हैं, उनका जीवन बहुत कठिन होता है, बहुत चुनौतियां होती हैं उनके सामने। और जब अपने घर में रहकर, परिवार के साथ रहकर अपना रोजगार कर रही हैं, दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रही हैं, आमदनी अच्छी हो रही है, घर में पैसे आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। केवल पैसा ही नहीं आ रहा है, पैसे के साथ साथ उनको जो सम्मान मिल रहा है घर में, उनकी सास, उनके घर की देवरानियां, जेठानियां, अगल बगल वाले, सबका जो भाव बदल जाता है, देखने की जो दृष्टि है वो बदल जाती है। इतने आत्मसम्मान में कितने प्रकार की वृद्धि होती है जो केवल धनार्जन से नहीं हो सकती है। इस प्रकार का सम्मान जो है आज जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यमों से हमारी बहनों को मिल रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे इस दशक को उत्तराखंड का दशक बताया था और इस लक्ष्य को पाने के लिए हम अनेक काम कर रहे हैं। और उनके मुंह से निकले हुए शब्द वो सामान्य शब्द नहीं थे, उनके शब्द निकले और उनके शब्द निकलने का प्रभाव ये हुआ कि पिछले 4 सालों में, 5 सालों में हम लगातार भारत के प्रमुख राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। चाहे हमको नए कानून बनाने हो, चाहे कोई नवाचार करना हो, चाहे यूसीसी जैसा कानून बनाना हो, नकल का कानून बनाना हो, मदरसा बोर्ड समाप्त करना हो, धर्मांतरण रोकने का कानून बनाना हो, या यहाँ पर दंगा रोकने का कानून बनाना हो, अनेक प्रकार के नवाचार। इसके साथ साथ आज मत्स्य के क्षेत्र में हम देश में पहले स्थान पर हैं। पर्यटन के क्षेत्र में हमारे 4 ग्रामों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में पुरस्कार मिल रहा है। चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे आज सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नीति आयोग भारत सरकार के 23-24 की रैंकिंग के इंडेक्स में हम पूरे देश में पहले स्थान पर आए हैं। अभी निर्यात तैयारी सूचकांक में भी, उसमें भी हम देश के जो है पहले नंबर के राज्यों में हमारी गिनती हुई है। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस हो, या हमारा स्टार्टअप्स हो, हर क्षेत्र में आज हमारा नाम हो रहा है। खनन जैसा क्षेत्र जिसको जो है बड़ा कोई भी सरकार होती थी तो उसको छूती नहीं थी, और दिलीप जी तो बिल्कुल पहले ही जो है नाक बनाने लगते थे, हैं? लेकिन अब दिलीप जी इतने खुश होते हैं जैसे खनन का नाम आता है, क्योंकि इनकी तिजोरी में जो 300-400 करोड़ रुपया आता था वो अब 1200 करोड़ की लिमिट पार कर गया 1 साल में।
और उसमें भी भारत सरकार ने केवल ये तिजोरी में जो पैसा जमा होता है वो कोई अपनी जेब से लाके जमा नहीं कर देगा, वहीं से जमा हो रहा है। और भारत सरकार ने उसमें हमको विशेष प्रोत्साहन दिया। 1-2 महीने के अंदर हमको 100 करोड़ रुपए की धनराशि अच्छा काम करने के लिए खनन के क्षेत्र में दी है, प्रोत्साहन राशि हमको दी है। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं आज जिनमें उत्तराखंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। आयुष्मान भारत में अच्छा काम कर रहा है। हम पर्यटन के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना और उसमें उस इंडेक्स में हमारा नाम पहले नंबर पर आना, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कई सारे मानकों को एक साथ जो है देखा जाता है कि हमने लोग यहाँ आ रहे हैं, इतने 6-6 करोड़ लोग हमारे यहाँ पर्यटन के लिए आ रहे हैं, उनके लिए हमने क्या व्यवस्थाएं करी हैं, हमने पेयजल के क्षेत्र में क्या व्यवस्थाएं करी हैं, दूरस्थ क्षेत्रों तक हमने सड़कें पहुंचाने पर क्या काम किया है, हमने आवास की कैसी व्यवस्थाएं करी हैं, पार्किंग की कैसी व्यवस्था करी है। आप लोगों ने कहा अभी कुछ बातें, उसको भी हम लोग कर रहे हैं। हमने हेली सेवाओं में किस प्रकार से काम किया है। तो सारे ही सेक्टर मिला के उद्योग के क्षेत्र में हम किस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, छोटे लघु उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, सामान्य किसान को, सामान्य मानवी को किस प्रकार से हम सहायता कर पा रहे हैं। तो इन सारे क्षेत्रों की जब गणना होती है, उस गणना में से जो निचोड़ निकल कर आता है, तब जो है उस इंडेक्स में पहला नंबर आता है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के सामूहिक प्रयास हैं। और इतनी सारी चुनौतियां राज्य के अंदर, हर वर्ष कितनी चुनौतियां हमें सामना करना पड़ता है, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमें, एक तो आपदा का हर साल बड़ा सामना करना पड़ता है, किसी न किसी रूप में आपदा आती है। इस वर्ष भी, पिछले वर्ष भी देखो हमने कितनी बड़ी आपदा का सामना किया। इन चुनौतियों के बाद भी आज पूरे देश के अंदर हमारे राज्य का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जा रहा है। जो फैसले हम ले रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसकी गूंज पूरे देश में आज सुनाई देती है। तो इसलिए हमारा आगामी बजट इन सभी दृष्टि के अनुरूप राज्य की जो प्राथमिकताएं हैं उसको दिशा देगा। और विकसित भारत 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करना और उस संकल्प के लक्ष्य को पूरा करने में उत्तराखंड राज्य का भी योगदान प्रभावी तरीके से देश के साथ हो, विकसित भारत के संकल्प में हो, इस प्रकार का बजट हमें बनाना है। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार के बजट में उत्तराखंड की जो सामूहिक इच्छा का प्रतिबिंब है वो दिखाई देना चाहिए कि समेकित रूप से विकास हो। ये नहीं होना चाहिए कि एक क्षेत्र विकसित हो गया, दूसरा क्षेत्र छूट गया। हमारा नीति से, माणा से लेकर अंतिम गांव हमारा गुंजी, नाभी और जितने भी हमारे उस क्षेत्र के गांव, गरब्यांग तक के गांव, उन गांवों तक, आराकोट से लेकर अस्कोट तक, सभी क्षेत्रों में समेकित रूप से विकास हो। इसलिए विकास के लिए, अवस्थापना के लिए हमारे पास आज बजट की कमी नहीं है। इसलिए हम सबको इच्छा शक्ति के साथ भी काम करना है। मैं लगातार अपने अधिकारियों के साथ भी बैठता हूं। अभी भी मैं आपको बताऊं कि इस बार हमारा मार्च ही आने वाला है, 8 दिन बाद मार्च शुरू हो जाएगा। अभी भी हम 50% लगभग खर्च कर पाएंगे। कितना कैपिटल में थोड़ा हम लोग इस बार कम खर्च कर पाए अभी तक, क्योंकि इस बार 2 बार हमको आचार संहिताओं का भी सामना करना पड़ा, कभी नगर पालिका, नगर निगम और इसकी, फिर उसके बाद जिला परिषद की। तो इसके कारण से, लेकिन हम अगले साल से प्रयास करेंगे पहले से ही कि कितना रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, कितना हमको प्राप्त करना है। बहुत सारे क्षेत्र अभी ऐसे हैं जहां पर हम सैचुरेशन की स्थिति में आ गए हैं। सैचुरेशन आ गया है कि अब उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, लेकिन हम अपने खर्चे कम नहीं कर सकते हैं। जो विकास की योजनाएं हैं उसको रोक नहीं सकते हैं। जो प्लान का एक बड़ा पैसा हमारा कर्मचारियों के लिए जाता है वो हमारा जाहिर है। हमारा राज्य उन राज्यों में जहां पूरे देश में सर्वाधिक कर्मचारी वाले जो राज्य हैं, वो हमारा राज्य भी उसमें से एक है। हमारी इस प्रकार की पहले से ही व्यवस्था बनी हुई है, तो उनको भी हमको पूरा करना है और विकास के लिए नई नई संभावनाओं को भी देखना है। अन्य क्षेत्रों से कहां से हमको रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है, उन क्षेत्रों पर भी काम करना है।
तो उन सभी पर हम काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस बजट को और अच्छा बनाने के लिए आप लोगों ने जो अपने सुझाव दिए हैं, वो जिन लोगों ने नहीं दे पाए हैं वो भी अपने सुझाव दें और ये सोच के दें कि ये बजट हमारा व्यवहारिक हो, परिणाम आधारित हो और क्रियान्वयन योग्य। जो सुझाव हैं वो सब आप देंगे तो मुझे लगता है कि हमको आसानी होगी अपना बजट बनाने में भी, और जैसे उद्योगों को और कैसे प्रतिस्पर्धी कैसे बनाया जाए, निर्यात को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, राज्य में टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने के सरल उपाय क्या हो सकते हैं छोटे किसानों के लिए, यानी कि उनको किसानी करने के लिए बहुत पैसा खर्च न करना पड़े, कम पैसा खर्च करके उनकी अच्छी पैदावार कैसे हो, उनकी आय दुगनी कैसे हो, इसके लिए कोई ठोस उपाय बता सकते हैं। होम स्टे के क्षेत्र में और क्या व्यवहारिक सुझाव हो सकते हैं, क्योंकि होम स्टे अच्छे हैं, बड़ी हमारी प्रशंसा भी हो रही है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर हमको उस पर चिंतन भी करना है कि कहीं ना कहीं उसका ठीक प्रकार से जिस उद्देश्य के लिए योजना बनाई गई है, क्या उसी योजना के उद्देश्य की पूर्ति कर रही है कि नहीं कर रही है। मूल्य संवर्धन और प्रोसेसिंग इकाइयों का और कैसे डेवलपमेंट हो और कैसे विस्तार हो, छोटी हैं तो कैसे बढ़े, डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जाए। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, आपके सुझाव जो भी आए हैं वो केवल केवल सुझाव तक सीमित नहीं रहेंगे, उसमें से जरूर हम लोग उसका एक्सट्रैक्ट जरूर अपने बजट में रखेंगे, उसको सम्मिलित करेंगे और ये सभी हमारे जो नीतिगत निर्णय हैं उसमें दिखाई देंगे। तो हम सब मिलकर उत्तराखंड को आर्थिक रूप से और अधिक और आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। आप सभी का सहयोग, सुझाव, सहभागिता इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी हमारी ताकत है। और आप सब लोगों ने यहाँ आए हैं, दूर दूर से आए आप लोग और समय निकाल के आए, बहुमूल्य समय दिया। और पौड़ी जैसे हमारे सुंदर स्थान पर माननीय विधायक जी ने भी कहा, नगर पालिका की चेयरमैन महोदया ने भी कहा, जिला पंचायत अध्यक्षा ने भी कहा, उपाध्यक्ष जी ने भी कहा, अन्य लोगों ने भी सबने अपने अपने विचार रखे हैं। और यहाँ के लिए इन्होंने पेयजल की बात पहले करी थी, पेयजल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, पार्किंग के लिए हेली सेवा जल्दी ही हम शुरू करेंगे, क्योंकि हेली सेवा का जो हेलीपॉड आपने बनाने के लिए कहा है तो वो जल्दी, और मैं तो कहता हूं कि हमारे राज्य में हेली सेवा एक बहुत आवागमन का सबसे अच्छा साधन है। ऐसी कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं तो हेलीपोर्ट और हेली सेवा दोनों हमारी प्राथमिकता में है। हेलीपोर्ट तो जहां बन सकता है, हेलीपोर्ट बनाने के लिए हम तुरंत पैसा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं कोई फाइल, कोई पैसा, दिलीप जी इसके लिए तो कहीं रुकावट नहीं है। जगह जगह हेलीपैड बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये हमारे राज्य के लिए, पर्यटन के लिए भी, आपदा की दृष्टि से भी, भौगोलिक दृष्टि से भी, लोगों की सरलता आने जाने के लिए, परेशानियों में, आपदा के समय में बहुत सहायक होंगी। इसलिए हम लोग करेंगे। और पौड़ी बजट का चूंकि ये मुख्यालय है और मुख्यालय के साथ साथ यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। उस दौरान मेरी आप सभी लोगों से बातचीत हुई है, तो हमारा प्रयास होगा कि इस सांस्कृतिक नगरी को, इसको जो है फिर से जो है हम लोग सभी प्रकार के जो आयाम हैं हमारे पर्यटन के, धार्मिक क्षेत्र के, अन्य क्षेत्रों के, उन क्षेत्रों से जोड़ें और इसको भी मुख्य धारा में लाएं। और इसी के साथ मैं आप सभी का एक बार धन्यवाद करते हुए कि आप सभी ने भाग लिया और इस बार का जो हमारा बजट प्रस्तुत होगा वो हमारे राज्य को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में अवश्य सहायक होगा। और हम सब लोग हमारे प्रधानमंत्री जी के कथन के अनुसार, उनके द्वारा जो कहा गया है, उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हम सब काम करेंगे अपने अपने क्षेत्रों में, पूरे समर्पण के साथ, पूरे मेहनत के साथ, पूरे कर्तव्य के साथ, अपनी जिम्मेदारी को करते हुए सबसे अपना बेस्ट देंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं डीएम मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्लीज।